महाराष्ट्र आप जानते हैं, वो उस समय पर जो है मिड एशिया का सेंटर माना जाता था। लेकिन इल्तुतमिश उसकी किसी कार्रवाई का जवाब नहीं देता था। तो उसने सोचा कि इल्तुतमिश तो मतलब शायद कुछ करेगा ही नहीं और मैं बड़े प्यार से दिल्ली जीत लूंगा, क्योंकि जब भी उसके अटैक हुए 3 4 5 बार दिल्ली के पास वाले इलाकों में, तो इल्तुतमिश ने रिएक्ट ही नहीं किया। इल्तुतमिश ने पहले अपनी शक्ति जुटाई। आप अपने ऊपर इस बात को अप्लाई करना, जैसे आप बहुत आवेशित हो जाते हो ना किसी चीज़ को लेकर के और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो फिर, तो तुरंत आवेशित नहीं होना, एकदम से चार्जड नहीं हो जाना है, थोड़ा धैर्य रखना है, योजना बनानी है, उस योजना के अनुरूप काम करना है। क्योंकि अगर योजना बनाओगे और काम करोगे तो चांसेस हैं कि वो सफल हो जाएगी, चांसेस है ना। और अगर मान के चलो आपने योजना बनाई ही नहीं और आपके अंदर संयम और धैर्य ही नहीं है, तब तो ज़्यादा चांसेस है ना कि आप विफल हो जाओगे। इल्तुतमिश ने इस पर काम किया और फाइनली जब वो तैयार हो गया तो 1215 में युद्ध लड़ा गया, तराइन का थर्ड बैटल ऑफ तराइन। उसमें उसने यलदौज को मारा, यलदौज को कमजोर कर दिया। और गजनी का अंतिम सम्राट है यलदौज, जिसने दिल्ली की तरफ नजर डाली थी, और इसके बाद में कोई गजनी का सम्राट ऐसा नहीं हुआ जिसने दिल्ली के बारे में विचार तक भी किया हो। बाद के इतिहास में किसी भी व्यक्ति का प्रयास नहीं दिखता कि दिल्ली के लिए कोई प्रयास भी करे। ठीक है, तो याद रखना, एक छोटी सी चीज नोट करना, यहाँ पे मैंने बताया यलदौज गजनी, इसके लिए लिख लेना वर्सेज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन सा हुआ है इसके लिए? तराइन का थर्ड बैटल। कौन जीता? तराइन थर्ड। तराइन थर्ड के बारे में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं 1215 में हुआ था, बहुत सारे कहते हैं कि वो 1216 में हुआ। तो 1215 लिख लीजिए, 1215-16। कुबाचा का क्या किया? तो ये तो इसने खत्म कर दी समस्या एक। अली मर्दान को इसने बंगाल अभियान में मारा जाकर के। तो पूछा जाता है कि भाई इल्तुतमिश का बंगाल में प्रतिद्वंदी कौन था जिसने उसके विरुद्ध जो है बगावत कर दी थी? कुबाचा। कुबाचा का कंट्रोल कहां पर है? मुल्तान में। इसने कर ली थी आपका आत्महत्या, आत्महत्या, क्योंकि ये बेचारा बहुत लूटा गया। इसको मंगोलों ने भी लूटा, इसको अगर हम बात करें आपका इल्तुतमिश ने भी हराया, और मुल्तान में ही हराया जाके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि मुल्तान वाले क्षेत्र के पास में कौन था? लाहौर। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण कब किया था? इसको नोट करना, लिख लो। इल्तुतमिश था कि भाई कुबाचा को मार दिया यहाँ पर, कुबाचा को उसने छोड़ दिया। कुबाचा कहते हैं कि भाई छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ के रह गया। कुबाचा ने कह दी बाबूजी माफ कर दो, गलती होगी, फिर से नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें पता जिसके अंदर छल कपट है फिर से करेगा। कुबाचा ने फिर से शक्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कहते हैं उसका बेचारे का दुर्भाग्य था, उधर से मंगोल जो है वो आए, और मंगोलों के पहले जो आगे भाग रहा था ख्वारिज्म का शासक, उसकी कहानी सुनाऊंगा अभी, जलालुद्दीन मकबरनी, वो बेचारा इसको पीट गया। यहाँ फिर स्थिति खराब हो गई इसकी, मतलब वो खुद को बिल्ड करना चाह रहा था कि भैया मैं तो जो है मजबूत हो जाऊंगा, फिर मारा गया। कहते हैं फाइनली इसने फिर विद्रोह की आवाज उठाई, फिर इल्तुतमिश ने इसको हराया। इसने कहा ले हम खत्म ही कर रहे हैं, कल सिंधु नदी में कूदा और आत्महत्या कर ली, सुसाइड कराया इसने सिंधु नदी में। बोला यार जीने नहीं दे रहे हैं, कोई हिसाब है? तो इसके सारे के सारे आप देख रहे हो, इसमें जितने भी अपोनेंट इसने खत्म किए। अब मैंने दूसरी बात बताई इसकी कूटनीति। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि भारत पर मंगोलों का आक्रमण 1221 में हुआ। याद रखना, इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण, मंगोल्स आक्रमण एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। मंगोलों के बारे में मैं आपको अगर बताऊं, जैसे आपसे कितने लोग जानते हैं सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी? हम सब करके बताओ मुझे। तो आप कहोगे भैया दुनिया, हम ये पढ़ते आए बचपन से कि दुनिया सिकंदर जो है विजेता है, और सारे लोगों ने फलाना ढिकना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वो। मतलब मेरी क्लासेस में द ग्रेट नहीं है, मुझे द ग्रेट जैसी उसकी कोई चीज़ दिखती भी नहीं है। मैंने कहा ना यूनानी इतिहासकारों ने थोपा, ऐसे ही आपका इनके अपने जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने थोपा। इतना तो सब लोग जानते हो, मैंने पुराने छात्रों को भी बताया कि जो सिकंदर था उसने उस समय के वर्ल्ड के 4.5% क्षेत्र को जीता था, हम कहें लगभग 5% को जीता था, पूरी दुनिया नहीं जीती थी। लेकिन आज आप अगर वर्ल्ड मैप देखोगे ना, वर्ल्ड मैप, भारत की स्थिति आप सारे जानते हो कहां पर है। भारत से ऊपर का जितना भी हिस्सा था, अरब से लेकर के चाइना वाला, ये रूस से लेकर के ये सारा क्षेत्र, कहते उस समय के क्षेत्रफल का लगभग 25% के आसपास वो चंगेज खान ने जीत लिया था। चंगेज खान, गेंगिस खान बोलते हैं जिसको, चंगेज खान। याद रखना, आक्रमण मैंने बताया मंगोलों का आक्रमण, ऐसे लिख लो छोटी सी बातों में। लीडरशिप किसके हाथ में थी इनकी, नेतृत्व तिमुचिन के हाथ में, तिमुचिन। और तिमुचिन ही है चंगेज खान, चंगेज खान, तिमुचिन। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, हुई चंगेज खान, चंगेज खान आया, मंगोलिया सुना है सब लोगों ने, मंगोलिया इसकी कैपिटल आपका उलन बटोर है, आप कहोगे हाँ जी। तो मंगोल देश की ये खानाबदोश प्रजाति थी, इनका काम होता था लूट मार का, युद्ध का। और इसी जाति में आपका कहते हैं फिर धीरे धीरे जो है वो मंगोल लोग आपका बढ़ गए आपका बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म के बाद में कहा जाता है कि ये बौद्धों से फिर हो गए आपका समानिष्ठवादी, यानी विकृत चित्त बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म से भी विकृत हो गए। और चंगेज खान ने अपना खुद का एक नया सेक्ट बना लिया, समनवाद। समनवाद, ये समझना, लिखना मत। उसने कहा कि भाई पूरी दुनिया पे हम नियंत्रण करेंगे। उसकी दो थ्योरी थी, उसके बारे में, उसके करेक्टर के बारे में सब लोगों ने ये जज किया है कि या तो वो हत्याएं कर रहा होता था या बलात्कार। उसके बारे में दो स्टेटमेंट है। वो ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति की मर्दानगी इस बात से तय होगी कि उसने कितने बच्चे पैदा किए हैं। और आज के जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सब ने लिखा है, मंगोल क्षेत्र से लेकर के आज जो वंशज हैं, जो चंगेज खान की औलादें हैं, चाहे उसकी 10वीं पीढ़ी की, 12वीं पीढ़ी की, ऐसे 1 करोड़ 60 लाख लोग दुनिया में मौजूद हैं। अगर आज 800 करोड़ का प्रतिशत आप निकालोगे तो 0.5% लोग ऐसे हैं जिनका मतलब ऐसे समझो ये किसी ना किसी पीढ़ी में संबंधी है, पिता पक्ष की ओर से, चंगेज खान।
तो जब ये चला दुनिया में अपनी सेना लेकर के और समनवाद को लेकर के, तो मतलब इसके बराबर अत्याचार पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, इतना अत्याचारी ये था उस समय की। आप ये समझिए, इसकी युद्ध करने की वजह से बहुत सारे पर्यावरणविदों ने इस बात पर लिखा है कि उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्यों? क्योंकि इसने व्यक्तियों को नहीं मारा, सिर्फ इसने व्यक्तियों को मारा, जंगलों को नष्ट किया, पेड़ों को नष्ट किया, इसने किसी के पालतू जानवर थे उन्हें मारा, कुत्ते बिल्ली जो मिले इसने वो मार दिए, क्योंकि अपनी सेना को इनाम देता था इस बात से कि आपने जो कत्ल किए हैं उनकी जितनी ऊंची मीनार होगी उतना ऊंचा इनाम आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर मीनार नीची रह गई तो दंडित भी किया जाएगा। तो सोचो कैसा कत्लेआम होगा। रिसर्चर्स ने लिखा है कि जब इसका ईरान आक्रमण हुआ तो ईरान की पॉपुलेशन उस टाइम 2.5 मिलियन थी, 2.5 मिलियन बोले तो 25 लाख, और इसके आक्रमण के समय कहते हैं लगभग 2 लाख लोग जीवित रहे। ईरान में 23 लाख लोग इसने मार दिए, इसके नाम से लोग कांपते थे। और कहते हैं कि चंगेज खान ने अपने अभियानों में 1227 में इसकी डेथ हुई, और 1227 जब इसकी डेथ हुई तो उस तक के बोलते हैं कि इसने लगभग 4 से 4.5 करोड़ लोगों की हत्याएं कर दी, 4 से 4.5 करोड़। इसकी सेना, घायल सेना के लिए कहा जाता है कि भाई ये उनके इलाज के लिए उस समय पर जो आज दुनिया में विज्ञान अपना रहा है, हालांकि आप सबको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज की तो दवाइयां बहुत फॉर्म में आई आपका बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले कहते हैं इसके पास तब भी उस समय के ट्रीटमेंट्स थे कि अपने घायल सैनिकों का बहुत जल्दी उपचार करता था। मतलब इससे ज़्यादा क्रूर व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ धरती में। अगर आप दुनिया में बोलोगे ना सबसे क्रूर कौन पैदा हुआ जिसने सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया हो, तो आप कहोगे चंगेज खान है, नो डाउट। अब इस चंगेज खान, आपको याद हो थोड़ा और बैक में चलिए, मैंने आपको कहा था कि जब गजनवी था, गजनी, तो गजनी, जब गजनी की डेथ हुई और गजनी कमजोर हुआ तो गजनी में 2 ग्रुप बने थे, एक तो गौर और दूसरा ग्रुप मैंने कौन सा बताया था आपको? एक तो गौर बताया था जिस सीरीज से आपका मोहम्मद गोरी आया, दूसरा मैंने बताया था कि उनका जो युद्ध था वो था ख्वारिज्म के शासकों से, तो एक दूसरी शाखा थी ख्वारिज्म। उसी ख्वारिज्म शाखा में जो ख्वारिज्म का शाह था उसको चैलेंज कर दिया चंगेज खान ने, तुझे मारूंगा। वो तो भाई भाग छूटे, बाप अलग बेटा अलग, जलालुद्दीन मकबरनी आगे आगे, जलालुद्दीन मकबरनी ख्वारिज्म के राजा का बड़ा बेटा है, ख्वारिज्म शाह का बड़ा बेटा है, उसने दौड़ लगा दी सुनते ही चंगेज खान। अब जब वो दौड़ता हुआ आया तो उस समय पे उसने देखा कि भाई मदद मिलेगी मदद मिलेगी, तो कहते भारत आ गया, इल्तुतमिश के घर पे आ गया, दूत भेज दिया, मतलब खुद तो क्या था अपनी सेना लेके चलता था, वो भी इतना कमजोर नहीं था, लेकिन चंगेज खान का खौफ था। तो इल्तुतमिश के टाइम पे जब वो एम्बेसडर आया, दूत आया, उसने कहा भाई साहब, ओ हेलो चाचा, वो हेल्प मांग रहे हैं आपसे, जलालुद्दीन मकबरी, उनके पीछे चंगेज खान आ रहा है। कहते इल्तुतमिश को उस समय तक उतना बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उसके बारे में, इल्तुतमिश को उसी दिन पता चला, और मिनहाज सिराज उस समय की स्थितियों के बारे में ज्यादा ज्ञान रखता था, उसने मिनहाज सिराज से पूछा कि भाई क्या मैटर है, कौन है? हुई चंगेज खान। उसने कही पापा जी, मतलब मिनहाज सिराज का पापा ये इल्तुतमिश जिसका मतलब दरबार इतिहासकार है वो। हाँ, तो उसने बोला मतलब कैसे भी बोल दिया होगा, ऐसे समझ लो। उसने बोला चक्कर मत पड़ जाना कैसे भी, खुद तो मरोगे मियाँ, हमें भी मरवाओगे। उसने बोला कि भाई सही बताओ। उसने कहा हाँ जी, खतरनाक आदमी है, इसके चक्कर में तुम इसे यहाँ रोकोगे, तुम इसको हेल्प दोगे। तो ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा आया कि कोई मुस्लिम शरणार्थी किसी के पास में आया और एक मुस्लिम राजा ने पनाह न दी डर के। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश की कूटनीति थी कि उसने भारत पर होने वाले उस मुगल आक्रमण को अपनी समझदारी से टाल दिया। उसने कहा भाई हट लो तुम। अब वो जाते जाते वो तो बड़बड़ाते हुए गया उसने कि यार तुम काय के राजा हो, तुम कह रहे हो दिल्ली के, ये वो हमें यहाँ भेज दिया, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इनके बस का कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बेवजह की बात करते हैं। बोला भाई ये तो कुछ गड़बड़ करवाएगा, इसकी एक काम करो, इसकी गर्दन काट लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। को मार लिया इन्होंने, जलालुद्दीन मकबरनी का दूत। जलालुद्दीन मकबरनी को जैसे ही पता चला, बोला भाई ये तो पीछे भी आफत, वो नहीं बोलते क्या है वो कहावत, बताओ तुम, पीछे खाई वाली, आगे कुआ पीछे खाई, वो फिर भागा। तो जैसे ही जो वो भागा सिंध से, तो उस समय तक सेनाएं सिंध पे आ चुकी थी चंगेज खान की, तो बोलते चंगेज खान फिर उधर से उसके पीछे हो लिया, अच्छा भाग के जा रहा बेटे, हम भी तेरे पीछे। तो वो ऐसे आक्रमण टला है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तिमुचिन, तिमुचिन चंगेज खान। इसके बारे में 3 डेट्स हैं, एसएससी बहुत पूछता है, मंगोलों का जो आक्रमण हुआ। तो एक तो मैंने बताया इसने ख्वारिज्म की तरफ ये गया, ईरान, वहाँ पे इसको टक्कर मिली थी। तो इसका ईरान जो ट्रांस अक्सियाना का अभियान है वो इतिहास में बहुत चर्चित है, ट्रांस अक्सियाना एक्सपेडिशन।